नेचर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। स्टार मार्क कर देंगे। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पेपर सेटर का बहुत ही आसान पेपर डालने का मन होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के एट्रीब्यूट्स बताइए, फीचर्स बताइए, ठीक है, और कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। So since the body corporate, it is created by law, ठीक है जी, इसको लॉ से पैदा किया जा रहा है। इट इज नॉट a human being, it is an artificial judicial person which is created by law, और इसके पास बहुत सारे राइट्स, ऑब्लिगेशन, पावर, ड्यूटीज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 के ऊपर आते हैं, दैट इज द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और क्योंकि ये पॉइंट मैं आगे बहुत बार बोलूंगा, बहुत बार, कंपनीज एक्ट पढ़ाऊंगा तब भी, इनकम टैक्स पढ़ाऊंगा तब भी, जीएसटी पढ़ाऊंगा तब भी, ठीक है, मेनी अ टाइम्स ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अलग और उसके मेंबर्स अलग, उसके डायरेक्टर्स अलग, उसके एम्प्लॉइज अलग, सबकी लीगल एंटिटी अलग अलग है। आप उनको बिल्कुल भी कभी भी मिक्स नहीं करें। 2 मिनट वैसी बात करते हैं आप इसके। लेट अस से कंपनी के किसी भी एसेट के ऊपर कोई भी पर्सन अपना हक नहीं जता सकता, ठीक है, चाहे आपके पास उस कंपनी के 99% शेयर ही क्यों ना, ठीक है, बट आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी के नाम से अगर कोई ऑफिस है, प्रॉपर्टी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, गाड़ी है, स्टॉक है, मशीनरी है, आप ये नहीं कह सकते ये मेरा। आप ये बोलो कि ये कंपनी मेरी है, कंपनी का ये है। फ्रॉम 1 and 2 करके आप इवेंचुअली उस पर अपना राइट जता सकते हो, बट आप वो प्रॉपर्टी उठा के ले जाओ, ऐसा नहीं, बिकॉज इट बिलोंग्स टू द कंपनी, आप अलग, कंपनी, ठीक है। और कंपनी के जो ऑनर्स हैं वो आते जाते हैं, कंपनी स्टेज फॉरवर्ड। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक टाइम था जब उसके 87% शेयर, ठीक है, लेट धीरूभाई अंबानी के पास, अब वो नहीं रहे तो वो मुकेश अंबानी, डाउन द लाइन 20-30 साल के बाद, ठीक है, वो आकाश अंबानी या अनंत अंबानी, उनके जो सन है उनके पास, और जो ग्रैंड सन है उनके पास। तो कंपनी हमेशा रहेगी, बट उसके जो ऑनर्स हैं, जो उसके शेयर होल्डर हैं, वो आते जाते, ठीक है। कंपनी कब बंद होगी? जिस दिन लॉ से उसे बंद, क्योंकि कंपनी जो है वो लॉ से ही पैदा होती है और लॉ से ही बंद की जा सकती है। कंपनी को किसी भी और तरह से बंद नहीं किया जा सकता। आप कहीं सर कंपनी में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ठीक है, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, व्हाटएवर द केस में भी, कंपनी बंद नहीं, कंपनी सिर्फ तब बंद होगी जब उसे लॉ से प्रॉपर प्रोसीजर पास करके एनसीएलटी के ऑर्डर से बंद किया जाएगा, और रजिस्ट्रार जब उसका नेम स्ट्राइक ऑफ करेगा कि अभी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, दैट डे आई विल से कि नाउ द कंपनी एग्जिस्ट नो मोर, आज हमारी कंपनी जो है वो मर गई। A company incorporated under the act is vested with a corporate personality. जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, मतलब जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, मतलब जिसको रजिस्टर कर दिया गया है, ठीक है, और जिस दिन उसको रजिस्टर किया गया उस दिन उसका बर्थ, ठीक है, और उस दिन उसको वेस्ट किया जाता है विद कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, उसका उस दिन से अपना नाम, एक्ट्स अंडर द नेम, अंडर द ओन नेम। कंपनी किसी और के नाम के लिए काम नहीं करती, कंपनी हमेशा अपने नाम के अंडर ही काम करती है। कंपनी का अपना बैंक का खाता खुलेगा जी, कंपनी के पास अपने एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज होगी। कंपनी कभी भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में काम नहीं करती, कंपनी हमेशा अपने नाम के अंडर काम करती है। कंपनी के पास अपनी एक कॉमन सील होती है, कॉमन सील इज द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, इट लाइक द स्टैम्प ऑफ द कंपनी। जहां पे कंपनी की कॉमन सील लगी है तो हम मान के चलते हैं कंपनी ने यहाँ पे साइन की, ठीक है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है ना, ह्यूमन बीइंग तो सिग्नेचर कर देते हैं या अंगूठा लगा देते हैं, बट कंपनी कैसे करेगी? सो कंपनी के पास क्या प्रोसीजर है कि कंपनी कॉमन सील अपनी स्टैम्प साइन करती है, प्लस 2 डायरेक्टर्स के साइन होने जरूरी, ठीक है। तो जहां पर भी कंपनी के 2 डायरेक्टर के साइन हैं प्लस कंपनी की स्टैम्प लगी है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, कॉमन सील, तो मैं मान के चलूंगा कि ये कंपनी का सिग्नेचर यहाँ पर बिल्कुल वैलिड है, नॉन चैलेंज, इसको चैलेंज नहीं किया।
और कंपनी के अपने ही एसेट्स होते हैं और उसके जो एसेट्स है दे आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स मेंबर्स। के मेंबर के एसेट्स अलग और कंपनी के एसेट्स अलग। It is different person from the members who compose it. Therefore, it is capable of owning the property, including the debt. आप कंपनी लोन भी ले सकती है, पैसा उधार पे ले सकती है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, लोगों को नौकरी पे रख सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी को सू भी कर सकती है, कंपनी आपके ऊपर केस कर सकती है और कंपनी पे भी सू किया जा सकता है। जैसे एक इंडिविजुअल ये सारी चीजें करता है वैसे ही कंपनी भी अपने नाम से ये सारे काम कर सकती है। इट्स मेंबर आर इट्स ऑनर्स। जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स को शेयर होल्डर भी, ठीक है, शेयर होल्डर्स। लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कंपनीज एक्ट के अंदर जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो वहां पे हमेशा दे हैव यूज्ड द वर्ड मेंबर्स, ठीक है, और मेंबर्स और ना ये अब एक लेवल प्रो होने वाला है चीज, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रो हो जाते हैं, ठीक है। सो यू टॉक ऑलवेज whenever you have to refer to a shareholder, always say member, ठीक है। वो बताता है कि आप पढ़े लिखे हो और आपने कंपनी एक्ट को पढ़ा, ठीक है। जो लेमैन है वो बोलता है जी शेयरहोल्डर। जब मैं अपने क्लाइंट से बात करता हूँ ना तब बोलता हूँ शेयरहोल्डर, बट व्हेन आई एम टॉकिंग टू सम अदर प्रोफेशनल सीए और द सीएस आई ऑलवेज टॉक एंड यूज द वर्ड मेंबर्स, ठीक है। और मेंबर वर्ड ही बेयर एक्ट में यूज किया, उन्होंने शेयरहोल्डर वर्ड नहीं यूज किया। तो वो कहते हैं जो मेंबर्स हैं दे आर इट्स ओनर्स, हाउएवर they can be creditors simultaneously। तो मैं उस कंपनी का ऑनर भी हूं और लेटर से मैं उस कंपनी का क्रेडिटर भी हो सकता हूं, ठीक है। लेटर से मुकेश अंबानी ने, कोई और एग्जांपल, लेटर से मैंने कंपनी खोली जिसमें हम गाड़ियां खरीदते और बेचते, आपने सुना होगा जैसे यहाँ पे दादा मोटर्स है, लाली मोटर्स है, प्रेस्टीज होंडा है, विधाता होंडा है, ठीक है, ये सारी जो कार डीलर्स है, ठीक है। सो उस कंपनी में लेटर से आई एम द डायरेक्टर, आई एम द ऑनर और मैं गाड़ी उधार पे ली। मैंने उनको कहा कि गाड़ी मेरे नाम से बिल कर दो, कहते पैसे, मैंने कहा उधार चढ़ा दो, मैं दे दूं, ठीक है। सो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उस कंपनी का मालिक भी हूं और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं उस कंपनी का क्रेडिटर भी हूं, क्योंकि मैंने कंपनी को गाड़ी के अभी पैसे चुकाने हैं, अभी चुकाए नहीं है, जिस दिन चुका दूंगा मैं क्रेडिटर से बाहर। आई एम द डेट, गलत एग्जांपल दे, यू आर राइट, माइट बी मैंने कंपनी को गाड़ी दे दी, कंपनी ने मुझे पैसे दिए, ठीक है। अ शेयर होल्डर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ इट्स कंपनी। कंपनी ने अगर किसी के पैसे देने हैं प्लीज शेयर होल्डर से जाकर नहीं मांगे, ठीक है। शेयर होल्डर ये बात कहेगा कि सर मेरे से क्यों मांगते हो, कंपनी से जाकर, ठीक है। मी एंड कंपनी आर द सेपरेट। Shareholders are not the agent of the company and so they cannot bind it by their acts। देखिए, शेयर होल्डर्स कंपनी के एजेंट नहीं, ठीक है। इसका मतलब अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड जिसके अंदर 99.99% शेयर्स मिस्टर ए के पास, और मिस्टर ए मार्केट से जाकर पैसा उधार ले आते हैं जी 5 करोड़, लोग ए लिमिटेड पे केस करते हैं, गलत, ठीक है। ए ने पैसे उधार लिए ना, तो ए हमारा रिप्रेजेंटेटिव या हमारा एजेंट थोड़े ना है, ठीक है, वो अलग है, मैं अलग, तो फिर आपको ये पैसे मांगने के लिए मिस्टर ए के पास ही जाना होगा। एंड द वाइस वर्सा, अगर ए लिमिटेड ने बैंक से जाकर 5 करोड़ रुपया उधार लिया है तो कल आप मिस्टर ए के पास मांगने नहीं जा। So the shareholders are not the agent of the company, so they cannot bind it. Bind it मतलब कंपनी को bind नहीं कर सकते by their acts। The company does not hold the property as an agent or the trustee for its members। बड़ी अच्छी बात उसने कही कि कंपनी अपने मेंबर्स के बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी अपने बिहाफ पे प्रॉपर्टी होल्ड करती है, कंपनी ही उसकी मालिक है, कंपनी किसी की ट्रस्टी बनकर या किसी और के बिहाफ पे वो प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रही है। And they cannot sue it and force its rights, nor they cannot be sued in respect of its liabilities। तो कंपनी के राइट्स के लिए शेयर होल्डर केस नहीं कर सकता और कंपनी की लायबिलिटी के लिए शेयर होल्डर पे केस नहीं हो सकता। एक बड़ी अच्छी केस स्टडी है जी, काफी पुरानी केस स्टडी है, 1961 की, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग का, ठीक है, पढ़ लेते हैं। कहते एक कंपनी हमने बनाई फॉर द पर्पस ऑफ एरियल टॉप ड्रेसिंग,
एरियल टॉप रेसिंग होती है जिसके अंदर हम फॉरेन में ये ज्यादा चल रहा है, जिसके अंदर हम एरोप्लेन से ऊपर पेस्टिसाइड्स और सब कुछ छिड़काव करते हैं इन द फार्म्स। ठीक है, इंडिया में तो ऐसे नहीं होता बिकॉज इंडिया में लेबर थोड़ी सस्ती है और इजीली अवेलेबल है, बट अब्रॉड के अंदर ऐसा हो रहा है। पिछले से पिछले साल अमेज़न के जंगलों में आग लग गई थी, तब आपने देखा होगा बहुत सारे प्लेन्स गए पानी लेकर और वो उसके ऊपर पानी ऊपर से फेंकते थे ताकि वो आग बुझ जाए, बट इट लास्टेड वेरी लॉन्ग। सो उस पर्पस के लिए इन्होंने एक कंपनी फॉर्म की। मिस्टर ली जो एक क्वालिफाइड पायलट थे, इन्होंने सारे शेयर खरीद लिए एक को छोड़कर। ठीक है, तो एक तरह से ये 99.99% के ऑनर। ठीक है, सिर्फ एक शेयर किसी और के पास, लाइक से 10,000 में से बाकी सारे शेयर इनके पास। अब जब वोट हुआ कि किसको एमडी बनाए तो ऑब्वियसली इन्होंने अपने आप को ही वोट डाली कि मेरे को एमडी बना, और ये एमडी बन गए। और उसके बाद एमडी बनने के बाद इन्होंने अपने आप को चीफ पायलट भी अपॉइंट कर लिया। ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर भी ये हैं, एमडी भी ये हैं, और पायलट जो एम्प्लॉई हैं वो भी। और उसके बाद इनका प्लेन हो गया क्रैश और मिस्टर ली अब नहीं। अब उनकी जो विडो है शी क्लेम फॉर द कंपनसेशन फॉर द डेथ, और उन्होंने क्या कहा कि कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि कंपनी की जॉब करते हुए मिस्टर ली क्रैश हुए, तो कंपनी को कंपनसेशन देनी पड़ेगी। कंपनी ने कहा कि जी नहीं, ली तो कभी हमारे वर्कर थे ही नहीं, ली एंड द कंपनी आर वन एंड द सेम, जबकि गलत बात। तो काउंसिल ने क्या फैसला लिया, held that Lee and his company were the separate legal person, distinct person थे जी, वो दोनों एक नहीं थे। कंपनसेशन तो आपको देनी ही पड़ेगी क्योंकि उनकी जो डेथ है वो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। चाहे अगर आप देखें तो हर जगह आपको मिस्टर ली ही दिख रहे हैं कंपनी के अंदर, बट फिर भी कंपनी अलग और मिस्टर ली की आइडेंटिटी एग्जैक्ट। चले आगे। नेक्स्ट इज द लैंडमार्क जजमेंट, और हमेशा आपके टेक्स्ट पे होनी चाहिए, दैट इज सॉलोमन वर्सेस सॉलोमन एंड कंपनी 1897। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट रीड करूंगा, बहुत ही आसान। और फर्स्ट पैराग्राफ सेल्फ आपने खुद पढ़ना है, मैं सेकंड पैराग्राफ से रीड करूंगा। सॉलोमन जो है वो काफी सालों तक एक बिजनेस कर रहे थे, जो कि बिजनेस बड़ा प्रॉस्परस बिजनेस, बड़ा अच्छा बिजनेस वो चल रहा था, जिसमें ये लेदर मर्चेंट थे और बूट मैन्युफैक्चर। ही फॉर्म, बाद में उन्होंने सोचा कि मैं कब तक ऐसे प्रोप्राइटरशिप में काम करता रहूंगा, मैं कंपनी बना लूंगा। ठीक है, तो उन्होंने एक कंपनी बना ली जिसके अंदर खुद को, अपनी वाइफ को, अपनी डॉटर को और अपने 4 बेटों को, टोटल 7 जन हो गए। ठीक है, एक वो खुद, एक उनकी वाइफ, एक उनकी डॉटर और 4 बेटे, तो टोटल 7 जन हो गए। और सबको उन्होंने एक एक शेयर दिया और 7 पाउंड्स। ठीक है, क्योंकि यूके का केस है, मैं फॉर द ईज रुपीज बोल दूं, 7 रुपीज बोल दूं, इसे समझाने के लिए। आप लिख मत देना, मैं नंबर काट लूंगा। सो ऐसे मत कहना कि सर आप भी तो क्लास में रुपीज ही बोल। इट इज द 7 पाउंड। और उन्होंने 7 रुपए दिए और 7 शेयर उनके पास, एक रुपए का एक शेयर। सॉलोमन सोल्ड हिज बिजनेस। उसके बाद जब कंपनी बन गई, कंपनी में क्या है, इधर 7 रुपए बैंक बैलेंस है और 7 शेयर खड़े हैं, एक रुपए का एक शेयर। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। उसके बाद उन्होंने वो कंपनी को शेयर, अपना सारा बिजनेस बेच दिया और कहा कि ये बिजनेस पता है कितने का बेच रहा हूं आपको, 38,782 रुपीज का बेच। मेरा जो बिजनेस की वैल्यू है वो कितनी है, 38,782। तो कंपनी को जब हमने बिजनेस दिया तो कंपनी ने कहा कि जी अब आपको, कंपनी से मैंने क्या कहा कि अब आपको मुझे कितने रुपए पे करने हैं, 38,782, क्योंकि कंपनी को मैंने अपना पूरा बिजनेस दे दिया। कंपनी की उस वक्त नॉमिनल कैपिटल थी $40,000, $1 का एक। अब कंपनी ने ये पैसे कैसे पे किए वो ध्यान से सुनिए। $10,000 के ऊपर डिबेंचर इशू कि विद इंटरेस्ट हम आपको पे करेंगे 5 साल बाद, 10 साल बाद, जैसे भी हमारे पास पैसे आएंगे। $20,000 के उन्होंने उनको शेयर्स इशू कर। ठीक है, $1 का कितने आ गए, $30,000 तो मेरे पास, $30,000 मेरे पास आ गए, बट अभी भी कितने रहते हैं, 8,782। बाकी कंपनी ने उनको कैश में पे कर दिया। द सॉलोमन वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर, और अपने 2 बेटों को उसने अदर डायरेक्टर
अपना जो प्रॉस्परस बिजनेस था सारा इसने कंपनी को दे दिया। कंपनी को कहा कि मैं कितने का दूंगा, 38,782, जिसमें से 20,000 के शेयर ले लिए, 10,000 के डिबेंचर ले लिए और 8,782 रुपए के कैश। अब जल्दी ही कंपनी का जो बिजनेस था जी वो डाउनफॉल में चला, ठीक है, रैन इनटू डिफिकल्टीज। और डिबेंचर होल्डर्स ने एक रिसीवर अपॉइंट किया। डिबेंचर होल्डर्स को जब उनके रुपए नहीं ना मिल रहे होते तो वो एक रिसीवर को अपॉइंट करते हैं कि आप कंपनी को बेच बूझ के जितने भी रुपए मिलते हैं हमें हमारे रुपए इकट्ठे करते हैं, कम मिले ज्यादा मिले जितने भी मिले हमें हमारे रुपए वापस करते हैं। और कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन, ठीक है, कंपनी पे एसेट्स को बेचने की नौबत आती है। और कंपनी के सारे एसेट्स को बेच के कितने रुपए इकट्ठे हुए, सिर्फ 6,050। और लायबिलिटीज थी, एक तो 10,000 के डिबेंचर्स जो थे वो देने थे किसके, सालूमन। 8,000 के अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स थे। अब अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स ने कहा कि ये जो 6,050 हैं सारे हमें मिलने चाहिए, क्योंकि सालूमन और उसकी कंपनी तो एक ही बंदे हैं और उन्होंने ही तो सारी गड़बड़ की, उन्हीं की वजह से तो नुकसान हुआ। तो यहां पर काउंसिल ने कहा कि जी सालूमन अलग और उसकी कंपनी, और ये 6,050 सारे के सारे सालूमन को, ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में सबसे पहला राइट डिबेंचर होल्डर्स को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पैसे देने के बाद अगर कुछ बचेगा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलने चाहिए। इसीलिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने चैलेंज कर दिया कि कंपनी तो वो कहता है कि जी सिर्फ एक अलायंस थी और द एजेंट थी सालूमन की और उनको पेमेंट पहले मिलनी चाहिए, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट पहले नहीं मिलनी चाहिए। बट द लॉर्डशिप, दैट इज द हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसके अंदर, ये भी आपने सेल्फ पढ़ना है, मैंने आपको बता दी जजमेंट क्या है और ये बहुत अच्छी जजमेंट है, आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़नी चाहिए, ठीक है। मैं वैसे आपको बता रहा हूं, आई एम अ बिग फैन ऑफ द जजमेंट की जो वर्डिंग है, ठीक है। मेरे को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट्स पढ़नी, द क्लास ऑफ इंग्लिश, द क्लास ऑफ क्लैरिटी विच दे एक्सप्रेस इज अनमैच्ड, ठीक है। इससे अच्छे वर्ड्स, इससे अच्छे एक्सप्रेशन ऑफ लॉ आपको कहीं नहीं मिलते, ठीक है। सो हैव अ हैबिट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को पढ़ने की आप आदत। केस क्लियर हुआ आप सबको, ठीक है। नॉमिनल कैपिटल होती है, दैट इज कि आपकी मैक्सिमम कंपनी इतनी कैपिटल रेज कर सकती है। ऑथराइज $1 का एक शेयर आप 40,000 रुपए पब्लिक से ले सकते किसी भी पॉइंट पर, इससे ज्यादा। आगे एक और केस लो है, इसमें भी वही बात है कि कंपनी अलग और उसके शेयर होल्डर्स। री कंडोली टी लिमिटेड का केस है जी, कलकत्ता हाई कोर्ट का। सुनिएगा, सर्टेन पर्सन ट्रांसफर्ड अ टी एस्टेट टू अ कंपनी, क्लेम द एग्जम्पशन फ्रॉम द एड वैलोरम ड्यूटी। मैं इसे एक बार केस सुन लीजिए, उसके बाद आपको ये आसान लगे। लेट से दो ब्रदर्स हैं ए और बी, उनके नाम से कोई टी एस्टेट, कोई टी के खेत थे जी, हमारे चाय के जहां पे खेती होती है, वो खेत कोई फार्म हाउस उनके नाम से, ठीक है। दोनों से 50-50% के पास। इन्होंने क्या किया, दोनों ब्रदर ने एक कंपनी खोली, ए बी लिमिटेड। ए को 50% शेयर दे दिए, बी को भी 50% शेयर कर दिए, और वो जो खेत उन दोनों के पास था वो कंपनी को दे दिया। हमने कहा कोई फर्क नहीं हुआ, पहले भी हम 50-50 के मालिक थे, आज उस खेत के मालिक कौन है, कंपनी। और कंपनी में हम कितने के मालिक हैं, 50-50 के, तो इन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आपको तो पता ही है कि इंडिया में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है तो स्टैंप ड्यूटी पे करनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट का ही केस है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। अब उन्होंने कहा कि जी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा स्टैंप ड्यूटी पे करो इसके ऊपर, जितनी भी थी 8%, 10% ऑफ द कंसीडरेशन। इन्होंने कहा सर वी एंड द कंपनी आर द सेम थिंग, ठीक है, हम नहीं ड्यूटी जमा करवाएंगे, क्यों, हमने किस बाहर वाले को थोड़ी ना ट्रांसफर, आज भी हम ही तो मालिक हैं इसके 50-50, पहले हम डायरेक्टली थे, अब थ्रू कंपनी जजमेंट आई जी, आप अलग और कंपनी, क्योंकि आपने ये प्रॉपर्टी कंपनी को ट्रांसफर कर दी तो ट्रांसफर हो गया और आपको स्टैंप ड्यूटी को जमा करवानी।
अगर हो रहा है देना पड़ता है अभी, ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसमें इनकम टैक्स माफ हो जाता है, बस स्टाम्प ड्यूटी नहीं माफ। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो कंपनी को, स्टाम्प ड्यूटी तो पे करनी ही पड़ेगी, एंड वाइस वर्सा। कल कंपनी ने वापस मेरे को ट्रांसफर कर दी, तो आज मैं ही कंपनी में 100% का मालिक हूं, मैंने कंपनी को कोई अपना घर ट्रांसफर कर दिया, स्टाम्प ड्यूटी लगी, और कल वो कंपनी बंद करते हुए वापस वो प्रॉपर्टी मेरे को ही आ गई जबकि मैं 100% का मालिक था, तो भी स्टाम्प ड्यूटी तो आपको पे करनी पड़ेगी, बिकॉज लॉ ने क्या कहा कि सर आप अलग और कंपनी अलग। आप ये मत कहना कि आप दोनों एक ही। तो इन्होंने कहा कि सर ये जो स्टाम्प ड्यूटी आप हमसे मांग रहे हो हमने नहीं ये देनी, क्यों? सिंस दे देमसेल्फ वर आल्सो द शेयर होल्डर इन द कंपनी। इस कंपनी को अगर ट्रांसफर किया तो वहां पे भी तो हम ही बैठे हैं, तो हमने क्या कहा कि ट्रांसफर फ्रॉम वन नेम टू अनदर देमसेल्फ अंडर द अनदर नेम, और रिजेक्ट कर दीजिए उनकी प्ली को। किसने? कलकत्ता हाई कोर्ट ने। और उन्होंने क्या कहा कि कंपनी अलग और उसके शेयर होल्डर्स और उसके मेंबर्स अलग, हेंस स्टाम्प ड्यूटी तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। अभी गुड सो फार, चलिए आगे। नेक्स्ट, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ऑब्वियसली कंपनी दो ही तरह के जन होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ठीक है। So a company is an artificial person which is created by law. It is not a human being because it acts through the human being, ठीक है, but it acts. कंपनी काम कैसे करती है? इंसानों से काम करवाती है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग इंसान बैठे होते हैं और उनके थ्रू कंपनी सोचती है, बोर्ड मीटिंग्स में डिसाइड करती है और फिर इम्प्लीमेंट करती है। इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ लीगल पर्सन, जो कि अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, प्रॉपर्टी खरीद सकता है, सू कर सकता है और सू हो भी सकता है। इट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों? क्योंकि इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, एग्जिस्ट ओनली इन द कंटेम्पलेशन, सिर्फ लॉ की नजरों में एग्जिस्ट करता है, कोई इसको टच नहीं कर सकता, ठीक है। कंपनी को कोई देख थोड़ी ना सकता है, ठीक है, सिर्फ मन में है हमारे कि हाँ कंपनी एग्जिस्ट करती है। इट इज कैपेबल ऑफ एंजॉयिंग द राइट्स एंड द लाइबल फॉर ड्यूटीज। केस लॉ है जी हमारे पास, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खदेर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड द 2001 अच्छी जजमेंट। सीपीसी के ऑर्डर नंबर 33 के रूल 1 में क्या लिखा है? इट अलाउज द पर्सन टू फाइल द सूट्स अंडर द कोड एज अ पॉपर और द इंडिजेंट पर्सन। कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं, उनको बोलते हैं इंडिजेंट पर्सन और द पॉपर। अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो पॉपर का मतलब है टू पुअर, जो बहुत ज्यादा पुअर है, एंड दे आर नॉट एबल टू बेयर द कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन। उनके साथ गलत हुआ बट केस करने के उनके पास पैसे नहीं। भारत का सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड ये बात कहता है कि जी आप इंडिजेंट पर्सन बनकर भी केस कर सकते हैं, जिसमें हम आपको 80%, 90% डिस्काउंट देंगे या फिर 100% भी डिस्काउंट देंगे। आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉ कैन नॉट बी डिनाइड ऑन दिस बेसिस कि आपके पास पैसे नहीं है केस करने। अगर आपके साथ गलत हुआ तो इंसाफ तो आपको मिलना चाहिए, सो देयर इज अ प्रोविजन। और एक कंपनी चली गई और उसने कहा कि सर वी आर द इंडिजेंट पर्सन, हमारे बहुत बुरे हालत है, हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और हम इंडिजेंट पर्सन बनकर किसी पे केस करना चाहते हैं। सामने वाली पार्टी ने कहा कि सर नंबर 1 ये प्रॉपर पर्सन कभी भी एलिजिबल नहीं है, और उसने कहा देख कुछ ज्यादा ही आगे चली गई इमोशंस में, उन्होंने कहा सर ये तो पर्सन ही नहीं है। तो हमने कहा कि सर ये तो आप ज्यादा ही लिमिट क्रॉस कर गए, ये दोनों चीजें, पर्सन तो वो है ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन, ठीक है, और दे कैन बी, आप उनकी बैलेंस शीट देखिए, अगर वो लॉस मेकिंग कंपनी है, वाकई उनकी नेटवर्थ नेगेटिव में चल रही है, सो दे आर एलिजिबल फॉर द इंडिजेंट और द पॉपुलर पर्सन। सो ये जजमेंट आई हमारी सुप्रीम कोर्ट की। रिस्पोंडेंट मतलब जिसपे वो केस किया, ऑब्जेक्टेड टू द कंटेंशन ऑफ द कंपनी, जिसने परमिशन ले ली थी कि वो सू कर सकते हैं एज एन इंडिजेंट पर्सन। कंटेंशन में उन्होंने क्या कहा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो पर्सन ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सन की डेफिनेशन में कंपनी, एओपी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सब आते हैं, ठीक है। सो हेंस कंपनी जो है वो केस कंटिन्यू करेगी और एज एन इंडिजेंट पर्सन कंटिन्यू करेगी। कंपनी इज नॉट ए सिटीजन। कहते हैं कंपनी लीगल पर्सन तो है, लेकिन इसे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सिटीजन का दर्जा नहीं दिया गया, और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन the Supreme Court held that
द कॉर्पोरेशन दो अ लीगल पर्सन वाज नॉट अ सिटीजन एंड इट कैन एक्ट थ्रू द नेचुरल पर्सन। तो वो कहते हैं कि जी कंपनी ने ये बात कही कि सर अगर कभी मेरे फंडामेंटल राइट्स ऑफेंड हुए तो ठीक है, कैन आई नॉट प्ली, क्या मैं फाइट नहीं कर सकता उसके लिए? तो हमने कहा कर सकते हो, क्योंकि कंपनी में अल्टीमेटली इंसान ही तो है। अगर कंपनी के साथ गलत हुआ तो उन लोगों के साथ भी गलत हुआ होगा, और उन इंसानों के पास तो हमेशा राइट है, फंडामेंटल राइट्स हैं। तो कंपनी वन वे और द अदर अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए फाइट कर सकती है। बट बॉटम लाइन, कंपनी इज नॉट, कंपनी के पास डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स नहीं। केस लॉ होमवर्क में जी आप बेनेट कॉलमैन, वेरी गुड पॉइंट। वो कहते हैं कि लेकिन कंपनी के पास नेशनैलिटी है, जैसे हम बोलते हैं कि ये इंडियन कंपनी है, हम बोलते हैं ये चाइनीज कंपनी है, तो कंपनी की नेशनैलिटी होती है। जैसे इन्फोसिस के लिए, रिलायंस के लिए, चाहे वो कितने ही देशों में काम क्यों ना करते, ठीक है, तो उनकी नेशनैलिटी होती है। और रेजिडेंस होता है, रेजिडेंस मतलब डोमिसाइल, जहां पे वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस या हेड ऑफिस। तो कहते हैं दो इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द जुडिशियल डिसीजंस दैट द कंपनी कैन नॉट बी अ सिटीजन येट, उसके पास नेशनैलिटी होती है, उसका डोमिसाइल होता है और उसका रेजिडेंस